बस। एम आई ऑडिबल? ओके फाइन। तो हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर रहे थे और एक लेक्चर हुआ था और बीच में थोड़ा सा हमारा हो गया था डिस्टरबेंस, राइट? तो एक लेक्चर हुआ था, उसी को आगे बढ़ाएंगे। हमने कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस कर लिए थे लास्ट क्लास में, राइट? वो लास्ट क्वेश्चन बाकी था जो मैंने आपको, आई होप आपने सबने अटेंड किया था। ये अगर आपने अटेंड नहीं किया था तो अभी आपको करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा, ठीक है? तो मैंने ये क्वेश्चन बताया, तो लास्ट वाला विदाउट रिपीटेशन वाला मैंने आपको नहीं बताया था, ठीक है? विदाउट रिपीटेशन में क्या हो रहा है, कोई बताएगा मेरे को? विदाउट रिपीटेशन में आपको ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा सबसे पहले तो, जिसमें दोनों डिजिट सेम है, और ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या है, रिपीटेशन हो रहा है लास्ट दो डिजिट के लिए, ठीक है? अब जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है, अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है और लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए, तो आपके पास अगेन इसमें दो केस बनेंगे, एक में जीरो आएगा और एक में जीरो नहीं आएगा। जैसे जीरो के दो केस हमने पहले भी बनाए थे इवन और ऑड नंबर के लिए, सेम आपको यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। तो जैसे जीरो नहीं है वो वाला केस कौन सा है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात और आठ, ये 8 ऐसे केसेस है जिसमें जीरो नहीं है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय, अब जीरो आया नहीं है तो दो नंबर यूज कर चुका हूं ऑलरेडी मैं, जीरो को फर्स्ट डिजिट के लिए यूज कर नहीं सकता, राइट? तो दो नंबर चले गए, जीरो आ नहीं सकता, तीन नंबर चले गए। तो अब कितने बाकी है, चार बाकी है। तो पहली पोजीशन के लिए चार ऑप्शन, ऐसे कितने डिजिट हो, ऐसे कितने नंबर्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पास 32। नेक्स्ट केस आएगा ये वाला, जिसमें जीरो है, तो एक केस ये, दो, तीन, चार। तो चार के जिसमें लास्ट में जीरो है, तो एक तो जीरो चला गया और एक और डिजिट जो यूज हो गया वो चला गया, दो डिजिट चले गए। अब आपके पास टोटल 7 डिजिट में से दो डिजिट चले गए, तो यहाँ पे आपके पास पांच ऑप्शन बचा, तो 4 into 5 विच इज इक्वल टू 20। तो योर फाइनल आंसर वुड बी आइदर ऊपर वाला केस और नीचे वाला केस, विच विल मेक यू टोटल नंबर ऑफ केसेस एज 52। दिस हाउ यू हैव टू सॉल्व। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे, ऐसे थोड़े और क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हम चालू करेंगे। बेटा वही टू केसेस क्यों बनाए, तो क्यों बनाए ये थोड़ा समझो। हमने यहाँ भी दो केसेस बनाए थे, यहाँ पे देख, ये वाले केस में भी दो केस क्यों बनाए थे हमने, सेम रीजन है जो यहाँ पे बनाए थे। अब थोड़ा सा सोचो उसको क्यों बनाए। जो रीजन मैंने यहाँ पे दिया था दो केस बनाने का, वही रीजन यहाँ पे है, क्योंकि जीरो इन्वॉल्व है। अब जीरो क्या इफेक्ट डाल रहा है, तो इस पे सोचो थोड़ा सा कि यहाँ पे दो केसेस बनाते टाइम मैंने क्या रीजंस दिए थे आपको। चलो अब आगे बढ़ूंगा, इसी पैटर्न के कुछ और क्वेश्चन से एक दो वो करा देता हूं मैं आप लोगों को। अच्छा, डाई वाला करवा चुका हूं मैं, कॉइन वाला भी करवा चुका हूं मैं। चलो अब एक क्वेश्चन लिखो। मेरे पास
बेटा ये मेन चैप्टर है, मेन चैप्टर में क्या होता है, जो क्वेश्चन अपन को होने चाहिए, क्वेश्चन जेई मेंस पूछ लेता है तो मेन चैप्टर ही हो गया ना। मैंने अभी आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मतलब नहीं सिखाया, इट डजंट मीन कि मेन चैप्टर चालू नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे, मान लो आपके पास 4 बॉल्स हैं, और 3 डिफरेंट बॉक्सेस। नंबर ऑफ वेज in which you can put balls, you can put balls in boxes। पहला क्वेश्चन तो ये, 4 डिफरेंट बॉल्स, 3 डिफरेंट बॉक्सेस। बॉल्स को बॉक्सेस के अंदर डालने का भी है आपको, कितने तरीके से आप उसको डाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे सबके आंसर गलत है। थोड़ा सा आप लोग, ये 3 बॉक्स है, ये 3 अलग अलग बॉक्स हैं। 4 डिफरेंट बॉल्स को जब आप बॉक्स में डालोगे, तो बॉल नंबर 1 को जब आप डालोगे तो कितने ऑप्शन है आपके पास, जरा बताओ तो। बॉल नंबर 1 के लिए कितने ऑप्शन है आपके पास? अरे बॉल नंबर 1 के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है, करेक्ट। आप इसको इसमें डाल सकते हो, आप इसको इसमें डाल सकते हो, आप इसको इसमें डाल सकते हो। तो अगर आप थोड़ा सा सिस्टमेटिक सोचोगे कि बॉल नंबर 1 के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है, तो बॉल नंबर 1 के लिए आप बोलोगे बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। अब बॉल नंबर 2 के लिए आप जब जाओगे तो कितने ऑप्शन है? बॉल नंबर 2 के लिए कितने ऑप्शन? अगेन 3 ऑप्शन है। तो मुझे जरा ये बताओ कि जब मैंने बॉक्स नंबर 1 इसका चूज किया और इसका भी बॉक्स नंबर 1 चूज कर लिया, एक केस आ गया। बॉक्स 2 एक केस आ गया। बॉक्स 3 एक केस आ गया। इसके करस्पॉन्डिंग भी केस आ गए 3। इसके करस्पॉन्डिंग दी तो लास्ट क्लास में जो मैंने आपको पूरा सिखाया था वो आपने कर दिया गुड़ गोबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा कि एडिशन होगा दोस्तों? मल्टीप्लीकेशन होगा। अगर मैं 2 बॉल बोलता तो कितने केसेस बनते? अगर मैं 2 बॉल बोलता कि 2 बॉल को डालना है तो आप कितने केस बनाते? 3 प्लस 3 प्लस 3। तो 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना होगा? लास्ट क्लास का आप सब भूल गए, मेरे को ऐसा लग रहा है। 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना होगा टोटल? 3 इंटू 3 आता ना, 9 केसेस। अगर 2 बॉल को डालना है तो 9 केसेस आते हैं। जैसे अगर 3 बॉल को डालना है तो कितने केसेस आएंगे? 3 इंटू 3 इंटू 3। और ऐसे ही 4 बॉलों को डालना है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब पहली बॉल के लिए 3 केस, दूसरी बॉल के लिए 3 केस, तीसरी बॉल के लिए भी 3 केस, चौथी बॉल के लिए भी 3 केस। दैट्स व्हाई 3 raised to the power 4। भाई ये तो वही बात हो गई, पहला डाई थ्रो किया 6 ऑप्शन, दूसरा डाई थ्रो किया 6 ऑप्शन, तीसरा डाई थ्रो किया 6 ऑप्शन, चौथा डाई थ्रो किया 6 ऑप्शन। तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 होगा कि 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 होगा? 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 होगा या 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा?
आपको सिखाया था लास्ट केस, लास्ट में मैंने, बेटा 12 केसेस अभी भी थोड़ी कैसे बोल रहे हो आप 12 केसेस? 3 into 3 into 3 आएगा ना सब। ये बताओ आप, आपने ये जो मैंने यहाँ पे आपको सिखाया था, ये देखो, ये मैंने क्या लिखा है? 2 into 2 into 2, 2 क्यूब, 6 into 6 into 6, 6 क्यूब। कॉइन को n टाइम्स, डाई को n टाइम थ्रो किया था, 6 raised to the power n। ये वही तो कॉन्सेप्ट काम कर रहा है अभी, कि पहले बॉल के लिए भी 3 ऑप्शन, दूसरे बॉल के लिए भी 3 ऑप्शन, तीसरे बॉल के लिए भी 3 ऑप्शन, चौथी बॉल के लिए भी 3 ऑप्शन। तो 3 into 3 into 3 into 3 होने वाला है, ना कि 3+3+3+3। मैंने आपको पहले भी बोला इस चीज पे, प्रोसेस पे ध्यान देना। ऐसे ही नहीं कि बस उठा के अपना मन किया एडिशन करने का तो कर दिया, पीछे क्या हो रहा है ये ध्यान देना पड़ेगा आपको। आपको थोड़ा सा इस तरीके से सोचना पड़ेगा, आपको कुछ इस तरीके से सोचना पड़ेगा इस केस में, कि भाई आपको ये देखना पड़ेगा कि बॉल 1 के जो भी 3 ऑप्शन है, इन 3 ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग, हर एक के करस्पॉन्डिंग आपके पास 3 3 ऑप्शन है। मतलब बॉल 1 के जितने भी ऑप्शन है, हर ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग बॉल 2 के 3 3 ऑप्शन। तो दैट्स वाई मल्टीप्लीकेशन काम करने वाला। ठीक है, बोल। सर सेम दो बॉल्स को सेम बॉक्स में डाल सकते हैं? बता, तू मेरे को बता, डलेंगी नहीं डलेंगी? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, नहीं, कंडीशन आप दिया नहीं बताओ है ना, जो मैंने क्वेश्चन। सॉल्यूशन बताया उससे सोच के बता मेरे को, खुद से सोच के सर आंसर हाँ, निकाल। सोल्यूशन के अकॉर्डिंग तो आ रहा है ना, बॉक्स हाँ बस वन तो डलेगी, बॉल। बस जो कंस्ट्रेंट नहीं है तो बिल्कुल डलेगी, क्यों नहीं डलेगी? आंसर फिर बॉल थ्री का, क्योंकि बॉल बॉल टू थ्री का के भी। लिए भी 3 ऑप्शन, बॉल अच्छा 4 के लिए भी ओके। 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन ओ- सॉरी। बॉल 1, बॉल 2, बॉल 3 और बॉल 4। ओके सर। सर मेरे को वो करस्पॉन्डिंग वाला पार्ट नहीं समझा खाली। कौन सा वाला? वो करस्पॉन्डिंग वाला, वो बॉक्स वन बी बॉल वन का, हम्म बॉक्स के तीन पार्ट होंगे बॉल टू के लिए। वो करस्पॉन्डिंग वाला पार्ट नहीं समझ रहा। रिवाइज किया तो पहला वाला क्वेश्चन मेरा, ये ये याद है? हाँ सर। 1 के करस्पॉन्डिंग 12 ऑप्शन थे, हाँ। तो वैसा ही है अभी भी। तो सर मतलब वो बॉल टू के लिए हम लोग को तीन केसेस है ना, तो मतलब हाँ पहले वाले में गया तो बॉल बॉक्स वन के हिसाब से वैसा कर रहे हो क्या? भाई, तू जब अंदर से बाहर गया था, बाहर से अंदर गया था इस क्वेश्चन में, तो तेरे पास 12 ऑप्शन थे। हाँ अब जब तू अंदर इससे गया था तो बाहर तेरे को निकलने के लिए फिर 12 ऑप्शन थे, जब ये 12 केस आए थे। इससे घुसा हाँ था तो 12 केस आए थे। हाँ। राइट। तो ऐसे ही भाई इसमें भी तो हो रहा है। अगर पहली बॉल बॉक्स 1 में डली है तो सारे केसेस ये बन रहे हैं ना, बॉक्स 1 कॉमा बॉक्स 1, बॉक्स 1 कॉमा बॉक्स 2, सेकेंड बॉल के लिए बॉक्स 2, पहली वाली के लिए बॉक्स 1, बॉक्स 3। ये आ गया जब बॉक्स 1 में गई पहली बॉल, बॉक्स 2 में जाएगी तो 3 केसेस ऐसे वापस बनेंगे ना बॉक्स 2 के। हाँ सर मतलब ऐसा ओके। इसीलिए 9 केसेस बन रहे हैं ना वो। तब मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखता हूँ, मतलब ऐसे लिखने का ना, पहले बॉक्स वन फिर बॉक्स वन बॉक्स टू। ये लिखने का ही नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, आपको लिखने का डायरेक्ट यही है भाई, ये समझने की चीज है। एक बार अपन ओके। 2 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब इसमें घुसना ही नहीं, नहीं तो अपन जरा से इतने छोटे से क्वेश्चन के लिए इतना टाइम थोड़ी यूज कर सकते। बस 3 into 3 into 3 into 3, पहले वाले के लिए 3 ऑप्शन, दूसरे वाले के लिए 3 ऑप्शन, तीसरे वाले के लिए 3 ऑप्शन, चौथे वाले के लिए 3 ऑप्शन, 3 into 3 into 3, बस खत्म आंसर। इसे लिखने ओके। की कुछ जरूरत नहीं है, बस सोचना है अपन को। चलो आगे बढ़ूंगा। इस क्वेश्चन में और वैरायटी मत खोजो। अगर आप ये सोचोगे कि एक बॉक्स में एक ही बॉल जाएगी तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्योंकि 4 बॉल है तेरे पास अक्षर, तो एक बॉल कहाँ जाएगी बेचारे? ऐसे क्वेश्चन आएंगे अभी आगे। अगर उस लेवल तक आप मेरे साथ टिक सके तो चैप्टर थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, है ना? अब यही मैं बोल देता हूँ कि मेरे पास यार 5 स्टूडेंट्स हैं और 4 प्राइज हैं, नीड टू डिस्ट्रीब्यूट
prizes to students. So my first question is number of ways. Second question is number of ways. Number of ways in which one student should get only one prize. One student should not get more than one prize. Should not get more than one prize. Third is all prizes should not be given to 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 one student. All prizes should not be given to one student. ये 3 क्वेश्चन है, तीनों की लैंग्वेज अलग है, तीनों के आंसर अलग है। पहले वाले का आंसर बताओ, सबसे पहले क्या आना चाहिए? यार थोड़ा सा फिर सोच के जवाब दो, सोचो ना, जल्दी कुछ नहीं है जवाब देने की। गलत मत करना, गलत करने वाले का सुधारना मेरे को बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, अब ये मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, तो भाई वापस से जाना और ये पूरा पहला वाला लेक्चर देखना कि मल्टीप्लीकेशन क्यों हो रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन क्यों हुआ, 12 इंटू 12 144 क्यों आया था, या फिर आप इसके सेकेंड वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 11 इंटू 12 क्यों आया था, या दूसरे वाले क्वेश्चन में 5 वेज में मैंने किया था तो 5 इंटू 6 क्यों आया था। ये जानना जरूरी है, प्रोसेस समझना जरूरी है। इसमें मैं नहीं समझा पाऊंगा फिर इससे ज्यादा कि ये क्यों मल्टीप्लीकेशन क्यों काम कर रहा है। मैंने आपको पहली क्लास में इसीलिए बोला था कि मल्टीप्लीकेशन कब हो रहा है और एडिशन कब हो रहा है, ये प्रोसेस आपके दिमाग में अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि मल्टीप्लीकेशन एक काउंटिंग का प्रोसेस है, एडिशन एक प्रोसेस। किसमें मल्टीप्लीकेशन है, किसमें। तो यहाँ पे भी तो वही है दक्ष, यहाँ पे भी तो वही है कि हर एक 3 ऑप्शन फॉर बॉल 1 इज करस्पॉन्डिंग टू 3 ऑप्शन फॉर बॉल 2, दैट्स व्हाई 3 इंटू 3 हो। अब मुझे जरा बताओ तो, आप बॉल 3 एंड बॉल 4 के लिए भी तो सेम ही हो रहा है बेटा। बॉल 3 के लिए भी तो 3 ही ऑप्शन आ रहे हैं, बॉल 4 के लिए भी तो 3 ही ऑप्शन आ रहे हैं। तो जैसे 2 के लिए मल्टीप्लीकेशन होगा, ऐसे 3 और 4 के लिए भी तो मल्टीप्लीकेशन होगा। देखो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, तो मैं पहला प्राइज उठाऊंगा तो मेरे को कितने ऑप्शंस हैं। पहला प्राइज उठाऊंगा तो मेरे पास 5 ऑप्शन है, दूसरा प्राइज उठाऊंगा तो कितने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, तीसरा प्राइज उठाऊंगा तो 5 ऑप्शन है, चौथा प्राइज उठाऊंगा तो 5 ऑप्शन है। अब किसी का ये तो मन नहीं कर रहा कि पहला स्टूडेंट उठाऊंगा 4 प्राइज है, दूसरा स्टूडेंट उठाऊंगा 4 प्राइज है, तीसरा स्टूडेंट उठाऊंगा 4 प्राइज है, चौथा स्टूडेंट उठाऊंगा 4 प्राइज है, पांचवा स्टूडेंट उठाऊंगा 4। तो किसी का आंसर ये तो नहीं कर रहा, क्योंकि ये गलत है, ऊपर वाला सही है। अब ऐसा क्यों है कि भाई नीचे मेरे को कुछ लोगों ने नीचे भी ये जवाब दिया, अरे भाई अगर मैं पहला प्राइज उठाऊंगा और स्टूडेंट को दूंगा, सॉरी पहला स्टूडेंट उठाऊंगा और पहले स्टूडेंट के पास अगर मैं ये 4 प्राइज का ऑप्शन बोलूंगा कि भाई पहला स्टूडेंट उठाया और मेरे पास 4 प्राइज है, तो 4 प्राइज हैं, और दूसरा स्टूडेंट उठाऊंगा तो 4 प्राइज है। भाई पहले स्टूडेंट के पास कितने प्राइज का है बताया गया तेरे को, हो सकता है 1 गया, हो सकता है 2 गया, हो सकता है 3 गया, हो सकता है 4 गया, हो सकता है 1 भी नहीं गया। तो फिर दूसरे स्टूडेंट के पास 4 ऑप्शन कैसे बचेंगे।
तो ये स्टूडेंट को प्राइज नहीं देना है, प्राइज को स्टूडेंट को देना है। इसको हमेशा समझना, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे हमेशा ये वाली प्रॉब्लम आती है, कोई ये आंसर बोलता है और कोई ये आंसर बोलता है। तो ये करेक्ट है, क्योंकि पहला प्राइज उठाया, 5 स्टूडेंट है, 5 में से किसी को दे दिया, भाई ठीक है दे दिया। अब दूसरे प्राइज को कोई लेना देना नहीं है कि किस स्टूडेंट को पहला प्राइज गया, भाई दूसरा प्राइज देना अगेन 5 में से किसी को भी दिया जा सकता है, कोई कंस्ट्रेन नहीं है। बट वहीं स्टूडेंट को प्राइज, स्टूडेंट को मैं बोलता कि स्टूडेंट को मैंने 4 प्राइज दे दिए, 4 ऑप्शन है और फिर इसको 4 ऑप्शन है, तो ये गलत होता है, क्योंकि पहले स्टूडेंट को कितना दिया मुझे नहीं पता। तो दैट्स वाई ये वाली प्रोसेस ही रॉन्ग है। ये वाली प्रोसेस करेक्ट है कि पहले प्राइज उठाया, 5 स्टूडेंट में से किसी को दे दिया, दूसरा भी उठाया, 5 स्टूडेंट में से किसी को भी दे दिया, तीसरा उठाया, फिर 5, तो इसीलिए 5 रेज़ टू द पावर 4। अच्छा, सेकेंड वाला बताओ, द नंबर ऑफ वेज in which one student should not get more than one prize. सेकेंड वाला बताओ तो जरा आंसर क्या आना चाहिए। हाँ ये सही आ रहा है आपका, गजोरिया वेदांत, इसके पहले जो सबसे शुरू में किसी ने दिया था मेंस 211, कौन है भाई ये? आपका आंसर अब मुझे ये वाला सही लग रहा है क्या? हाँ बिल्कुल सही लग रहा है, प्रकृत। हाँ तो जरा बताओ, दो दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं, बताओ भाई बताओ। किसी भी स्टूडेंट को एक से ज्यादा प्राइज नहीं जाना चाहिए, और आपके पास प्राइज 1 देना है, आपको प्राइज 2 देना है, आपको प्राइज 3 देना है, आपको प्राइज 4 देना है आपको। तो आप क्या करोगे, बोलोगे सर प्राइज 1 के लिए कितने ऑप्शन है आपके पास? प्राइज 1 के लिए 5 ऑप्शन है, प्राइज 2 के लिए कितने ऑप्शन है जरा बताओ तो? अरे 4 ऑप्शन है ना, यही तो करते हुए आए हो लास्ट क्लास में, राइट? क्योंकि एक तो प्राइज 1 दे दिया एक को, अब उसको प्राइज 2 देंगे नहीं, तो 4 ऑप्शन बचे। प्राइज 3 के लिए कितने ऑप्शन बचे? 3। प्राइस 4 के लिए किससे ऑप्शन बचे? 2। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 120। तो किसी भी एक स्टूडेंट को एक से ज्यादा प्राइस नहीं जाएंगे इस केस में। वही वाला फंडा है जो अपन ने यहाँ पे यूज करते हुए आए अपन। कौन सा? ये वाला क्वेश्चन। विदाउट रिपीटेशन अगर आपको चाहिए, ये वाला केस कि विदाउट रिपीटेशन अगर आपको चाहिए तो क्या चाहिए? 6 इंटू 6 क्योंकि एक नंबर यहाँ पे यूटिलाइज हो जाता और यहाँ 0 भी आ जाता था, इसीलिए 6। 2 नंबर यूटिलाइज हो गए तो 5, तो इसमें विदाउट रिपीटेशन हो जाता है कि एक कोई भी स्टूडेंट, सॉरी एक कोई भी नंबर एक जगह आएगा, एक से ज्यादा बार नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी एक प्राइज एक स्टूडेंट को ही मिलेगा, एक से ज्यादा स्टूडेंट को, सॉरी एक स्टूडेंट को एक से ज्यादा प्राइज नहीं मिलेगा। अब मुझे बताओ थर्ड वाला केस, ऑल प्लेयर्स शुड नॉट बी गिवन टू, all prizes should not be given to one student। वेदांत एकदम परफेक्ट जवाब दिया, मजे आ गया, एकदम सही थॉट प्रोसेस। प्रकृत गलत है बेटा आपका, नहीं गजोरिया गलत है। मोक्ष जैन एकदम सही जवाब थे अभी। क्वेश्चन समझो बेटा, क्वेश्चन नहीं समझोगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। पहले भेजे लगा के क्वेश्चन समझना है आपको। नहीं पार्थ, चलो हर्षिल जरा क्वेश्चन समझाओ तो मेरे को, क्या क्वेश्चन समझ में आया बताओ। हाँ सर, एक स्टूडेंट को मतलब 3 जा सकते हैं, 3 प्राइसेस ना? क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन क्या है मेरे को ये समझा। सब प्राइज नहीं आना चाहिए एक स्टूडेंट को, मतलब खाली एक स्टूडेंट को सरप्राइज नहीं जाना चाहिए, मतलब सारे के सारे प्राइज जो है एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को, मतलब एक स्टूडेंट को नहीं जाना चाहिए, राइट? हाँ। अच्छा, तो टोटल नंबर ऑफ प्राइज गिवन कितना है? हाँ 4। एकदम सही। टोटल नंबर, टोटल कितने तरीके से प्राइज तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है बच्चों को?
मैं एक जन को सर अपन तीन दे सकते हैं ना अरे एक जन को। तो अलग अलग वही ना, तो अब 10 चीज सोचेगा थोड़ी सोच पाएगा बेटा क्वेश्चन। और कंफ्यूजन क्यों है देखो, इसीलिए तो क्वेश्चन नहीं सोच पा रहा है। मेरे को ये बता टोटल कितने तरीके हैं जितने तरीके से वो 4 प्राइजेस 5 स्टूडेंट को दे रहा हूँ। 5 into 4 नहीं, फिर 5 वही raised to 4। 5 रेस टू द पावर 4 क्यों है ये हाँ समझ में आना चाहिए। अब 5 रेस टू द पावर 4 में ऐसे कितने केसेस होंगे कि सारे के सारे प्राइजेस एक ही स्टूडेंट को चलेगा। 120। क्यों 120 में तो सब प्राइजेस अलग अलग स्टूडेंट को गए भाई मेरे। तो आपने मेरा क्वेश्चन वही मैं बोल रहा हूँ ना, क्वेश्चन समझ, जब तक क्वेश्चन नहीं समझेगा आंसर कहां से लाएगा। मेरा क्वेश्चन है सबसे पहला था कि टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन डिस्ट्रीब्यूट 4 प्राइजेस टू 5 स्टूडेंट। क्या आंसर है बता एक बार और। 5 raised to 4। 5 रेस टू। अब मैं पूछ रहा हूँ ऐसे कितने केसेस होंगे जिसमें सारे के सारे प्राइजेस एक ही स्टूडेंट को चले जाए। क्वेश्चन समझना, ऐसे कितने केसेस होंगे जिसमें सारे प्राइजेस एक ही स्टूडेंट को चले जाए। दूसरे 5 बच्चे चैट बॉक्स में डालो बेटा, कितने होंगे। 5 5 क्यों होंगे 5 बता जरा। क्योंकि एक को मतलब 5 स्टूडेंट है, एक को 4 दिया फिर दूसरे को 4 दिया सर। हाँ, पांच ऐसे पांच 5 करके। केसेस आएंगे ना भाई, तो तेरा हाँ आंसर क्या आना चाहिए लास्ट वाले क्वेश्चन का। 5 raised to 5 नहीं अरे फिर वही बात। 5 to 3 5 to 3 नहीं, क्यों क्यों 5 रेस टू द पावर 3। क्योंकि सो माइनस कर देंगे ना अपन फिर। तो माइनस करेगा तो 5 रेस टू द पावर 3 आएगा बेवकूफ। ये माइनस अच्छा, करेंगे तो 5 रेस टू द पावर 3 होता है ये आंसर। नहीं 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 सर, सॉरी सॉरी। 620 होगा ना। हाँ हाँ 625 ये होंगे, उसमें से 5 केसेस माइनस करेंगे तो 620 आएंगे। इस तरीके से सोचना भाई। 10 चीजें सोचेगा ये भी कर दूं वो भी कर दूं थोड़ी होगा। जो क्वेश्चन है उस पर स्टिक करो। सबसे पहले जो प्रॉब्लम तेरे साथ आ रही है कि तेरे को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा। पहले तो क्वेश्चन समझना भाई, अंडरस्टैंड कर उसको अच्छे से। उसमें कंफ्यूजन अगर रह गया क्वेश्चन में तो क्वेश्चन का आंसर आना ही नहीं। सबसे पहले 100% क्वेश्चन क्लियरिटी होनी चाहिए, जब आंसर आएंगे। ठीक है, यस सर। चलो क्लियर है बेटा सबको। सेकेंड एंड थर्ड आर डिफरेंट बेटा। सेकेंड एंड थर्ड के क्वेश्चन ही अलग है। क्या है सेकेंड क्वेश्चन बता जरा दक्ष। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सेकेंड Sir, क्वेश्चन क्या है। sir, all prizes are not given to one student, सेकेंड and क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन इज नॉट दिस। नहीं, one student should not get more than one prize. हाँ, तो मतलब he got one prize only ना। इट डजंट मीन कि हर स्टूडेंट को प्राइज मिलेगा, ये जरूरी नहीं। क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन क्या है इस पे स्टिक कर। क्वेश्चन क्या है वो समझा तो मेरे को बस क्वेश्चन, इसके अलावा और कुछ मत बोल। जो क्वेश्चन ने क्या बोला वो समझा बस। सेकेंड नहीं, वाला इसका मतलब है कि one student should only get one prize, not more than that. राइट, एक स्टूडेंट को एक प्राइज से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। Yes sir. ये कंस्ट्रेन है, यही क्वेश्चन। अब कितने मिल रहे हैं, कितने को मिल रहे हैं कितने को नहीं मिल रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। एक स्टूडेंट को एक से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है। All prizes should not be given to one student. इसका Like, मतलब क्या हो गया। इसका मतलब है all five should not go to one person. बाकी को मतलब 0 नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, फिर तू अलग से क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे को क्वेश्चन पे स्टिक करो। 10 चीज इधर उधर की मत सोचो बेटा। क्वेश्चन क्या है वो समझो सबसे पहले। क्वेश्चन क्या है वो समझा सबसे पहले। मतलब कि all five prizes should not go to one student. That is. 4 प्राइजेस शुड नॉट गो टू अ मतलब एक स्टूडेंट को सारे के सारे 4 नहीं मिलने चाहिए। Yes sir. तो इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है कि नहीं। क्या डिफरेंस है ये भी समझा। क्योंकि ये चीज मैं नहीं समझा पाऊंगा, आगे से आप ही को गौर करनी है हर एक चीज, नहीं तो अपन चैप्टर कर ही नहीं पाएंगे फिर। पहला वाला क्वेश्चन है कि एक स्टूडेंट को एक प्राइज से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, और लास्ट वाला क्वेश्चन है कि एक स्टूडेंट को सारे प्राइज नहीं मिलना चाहिए। तो दोनों सेम है क्या। सर उसको अगर फर्स्ट में वन प्राइज मिला तो उसको टेक्निकली ऑल प्राइजेस तो मिले नहीं ना, एक ही मिलेगा ना फिर तो। हाँ, तो वो तो मिलेगा, वो ठीक है, बट उससे ठीक है, बट उससे सॉल्व कैसे करूंगा मैं। रेस्ट 4 तो दूसरों को ही चला गया ना। नहीं तो ऐसे वो तो बोल। जाएंगे, वो तो ठीक है, तो क्या दिक्कत है, बट ये डिफरेंस नहीं है क्वेश्चंस में, दोनों क्वेश्चंस में।
दोनों क्वेश्चन में ये डिफरेंस है कि पहला वाला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक स्टूडेंट को एक से ज्यादा प्राइज नहीं मिलना चाहिए, और दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्टूडेंट को सारे प्राइज नहीं मिलना चाहिए, किसी एक स्टूडेंट को 3 प्राइज 2 प्राइज मिल सकते हैं दूसरे क्वेश्चन में। आया समझ में? मतलब अच्छा स्टूडेंट अच्छा। 1 को अगर 3 प्राइज मिल गए दूसरे क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन में तो चलेगा, उसको सारे नहीं मिलना चाहिए। ओ ओके ओके सर। तो ये चीज अब आपको सोचना है। आ रहा है समझ में? यस सर, मतलब सेकंड में 3 है, फर्स्ट में 1 ही लिमिटेशन है। हाँ, 1 लिमिटेशन है फॉर ईच, और लास्ट वाले में लिमिटेशन ये है कि सब सारे एक को नहीं मिलना चाहिए, 3 मिल सकते हैं, एक को 2 मिल सकते हैं, एक को वो 2 किसी को भी कौन से भी प्राइज मिल सकते हैं। अच्छा ओके ओके सर, अंडरस्टूड। तो ये थोड़ा सोचो बेटा, क्योंकि नहीं सोचोगे तो फिर नहीं कर पाओगे आगे। ठीक है, चलो एक इसी पैटर्न पे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा हैंड्स ऑन हो जाए वापस से, कि भाई मेरे पास सपोज 3 लेटर बॉक्स है और 4 लेटर है मेरे पास। नो, पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से लेटर को मैं सेंड कर सकता हूं, मतलब भेज सकता हूं। दूसरा, या फिर इसमें एक सेकेंड और अपन थोड़ा डाटा चेंज कर देते हैं, या ठीक है, नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल लेटर्स शुड नॉट गो थ्रू, इन विच ऑल लेटर्स शुड नॉट गो थ्रू, ऑल लेटर्स शुड नॉट गो, ऑल लेटर्स शुड नॉट गो थ्रू, शुड नॉट गो थ्रू 1 लेटर बॉक्स। तो पहले वाले का आंसर क्या होगा? फिर मैं प्रकृत मार खाने वाली हरकतें कर रहा, सोच के जवाब देना। 4 रेज टू द पावर 3 और 3 रेज टू द पावर 4 में जो कंफ्यूज करेगा ना, तो अभी तुम लोग ऑनलाइन हो, ऑफलाइन नहीं। नहीं तो अभी भाई लेटर के पास 3 ऑप्शन है भाई, लेटर बॉक्स के पास 4 ऑप्शन नहीं है, समझो इसको। यू हैव for first letter you have 3 different options, for second letter you have 3 different options, for third letter you have 3 different options, for fourth letter you have 3 different options. It is 3 raised to the power 4, it is not 4 raised to the power 3 है भाई। तो जो 4 रेस्ट टू द पावर 3 करके 64 आंसर दे रहे हैं भाई, लेटर बॉक्स को चूज नहीं करना है कौन सा लेटर मेरे पास आएगा, लेटर को चूज करना है कौन से लेटर बॉक्स में जाना है। क्योंकि पहले लेटर बॉक्स ने अगर 4 ऑप्शन हो गए तो दूसरे लेटर बॉक्स के पास 4 ऑप्शन नहीं बचेंगे। और लास्ट वाले का, सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा? 1 letter box have to accept more than 1 letters, it is compulsion because you have 3 letter box only and you have to send 4 letters। तो देयर मस्ट बी कंस्टेंट कि एटलीस्ट 2 लेटर तो किसी ना किसी लेटर बॉक्स में जाने ही है, क्योंकि नंबर लेटर बॉक्स का कम है। आया समझ में? तो ये आ जाएगा आपके पास 3 रेज टू द पावर 4 -3 रे, 78। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक शीट में आपको फॉरवर्ड कर रहा हूं बेटा, उस शीट पे आप काम कर लेना। वो शीट कंपल्सन है आपको नेक्स्ट क्लास तक करके लेके आने में। शीट मैंने फॉरवर्ड कर दिया आपको ग्रुप में जो इस पैटर्न के क्वेश्चन है जिसके अंदर। ठीक है,
उसको सॉल्व करना, मैं आगे बढ़ता हूँ। सर तो कॉन्सेप्ट ये बोलते हैं कि टोटल माइनस एक में कितना सकता है वो टोटल उसमें। माइनस ऐसे कितने केसेस जिसमें सारे के सारे लेटर एक ही बॉक्स में गए। हाँ तो अपन को मिल जाएगा ना कि एक ही जाएगा उसमें। हाँ, देखो कंफ्यूज होके सोचोगे, कॉन्फिडेंस से नहीं सोचोगे तो गलती करोगे बेटा। 10 चीजें नहीं सोचनी, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। अब मैं मेन पार्ट चालू कर रहा हूँ, ध्यान देना, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की जो अब पढ़ा रहा हूँ। 1 2 3 4, कितने नंबर्स हैं ये, कितने डिजिट्स हैं ये? हैं 4 डिजिट्स, 1 2 3 4। ठीक है, इन 4 डिजिट में मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 आउट ऑफ 4। इन 4 में से 3 को सिलेक्ट करने की कितने डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, जरा मुझे बताओ। हाउ मेनी डिफरेंट वेज विल बी हैविंग टू सिलेक्ट 3 numbers out of this 4 numbers? जरा मुझे आंसर बताओ कि 3 नंबर सिलेक्ट करने इन 4 में से कितने तरीके हैं मेरे पास। सिलेक्ट करना है भैया, सिलेक्ट करने का मतलब समझते हो आप? सिलेक्ट करना, आंख बंद करके जो पहले कर रहे थे वो मत करने लगो, पहले क्वेश्चन तो समझो। सिलेक्ट करने का मतलब ये होता है कि भाई चलो मैंने 1 सिलेक्ट कर लिया, 2 सिलेक्ट कर लिया और 3 सिलेक्ट कर लिया, ये 3 नंबर सिलेक्ट हो गए मेरे पास। मैंने 1 कर लिया, 2 कर लिया, 4 कर लिया। मैंने 1 कर लिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया। मैंने 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया। इसके अलावा और कोई तरीका है जिससे आप सिलेक्ट कर सकते? सिलेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, फोकस करना है इस पर। सिलेक्ट कर रहा हूं, 4 तरीके हैं जिससे मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। 3 into 3 into 3 into 3 सिलेक्शन नहीं होता है बेटा, वो सिलेक्शन नहीं होता, उस पर ध्यान दे। वो 3 into 3 into 3 कब बोला था मैंने? जब जितने नंबर ऑफ लेटर्स बना रहे थे कि पहली पोजीशन पे आपको कितने ऑप्शन थे? 4 ऑप्शन थे, कुछ भी आ सकता था। दूसरी पोजीशन पे 4 ऑप्शन थे, तो यहाँ पे कौन सा लेटर आ रहा है ये मायने रखता था, यहाँ पे और यहाँ पे, कि 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है। ये सब अलग अलग केसेस होते थे, ये सिलेक्शन नहीं हो रहा था, ये तो आप नंबर्स बना रहे थे। ठीक है, अब सेकंड, अगर यही मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग अरेंजिंग 3 आउट ऑफ 4, अब आंसर कितना आना चाहिए आप कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट? तो सबसे पहले यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, जब आप सिलेक्शन कर रहे हो, रिलेटिव पोजीशन मैटर करती है क्या? रिलेटिव पोजीशन डज नॉट मैटर, ये आपको समझना है कि सिलेक्शन में रिलेटिव पोजीशन मैटर नहीं करती, ये आपको खुद को फील लेनी है इस चीज की। और जब मैं अरेंजिंग कर रहा हूं, जब मैं अरेंजमेंट कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे अरेंज कर रहा हूं, तो क्या रिलेटिव पोजीशन मैटर करेगी? रिलेटिव पोजीशन मैटर्स। एग्जाम्पल आप देखोगे यहाँ पे कि अगर मैं 1 2 3 लिखूं और 1 3 2 लिखूं, तो ये दो अलग अलग अरेंजमेंट, दिस आर टू डिफरेंट अरेंजमेंट्स। बट अगर सिलेक्शन में मैं बोलूं कि 1 2 3 करूं या 1 3 2 करूं, तो सिलेक्शन के लिए ये दोनों सेम है। मतलब कुछ इस तरीके से देख लो कि इफ यू हैव 30 स्टूडेंट्स इन योर बैच, अगर मैं 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर रहा हूं, तो किसको पहले किया किसको बाद में किया कोई मैटर नहीं कर रहा है, अगर मैं सिर्फ 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर रहा हूं तो। बट अगर उन 3 स्टूडेंट को सबसे आगे वाली बेंच पे बिठा रहा हूं, कि उन 3 स्टूडेंट को मेरे को सबसे आगे वाली बेंच पे बिठाना है,
तो मैं कितने डिफरेंट तरीके से बिठा सकता हूं, तो डेफिनेटली कौन कहाँ बैठा है ये मैटर करने वाला है। तो वहां पे अरेंजमेंट आता है। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई कौन कहाँ बैठा है, रिलेटिव पोजीशन मैटर कर रही है। और सिलेक्शन में रिलेटिव पोजीशन बिल्कुल भी मैटर नहीं कर रही है। ठीक है। तो मुझे जरा बताओ, इसका आंसर तो कितना आ गया? इसका आंसर तो आपने बोल दिया, 4 वेज। नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होने चाहिए? बोल बेटा। सर ये सिलेक्शन वाला पार्ट नहीं समझा। क्या क्या नहीं समझा? सर जैसे आपने 123 लिया, 124 लिया, तो वैसे 432 भी ले सकते हैं, 421 भी ले सकते हैं। किसमें? तो सर सिलेक्शन वाले पार्ट नहीं, में। सिलेक्शन में 421 अगर तू बोलेगा, है ना, तो 421 तो यहाँ पे ही आ गया ना। 420 मत, 421 मत बोल, उसको 1 2 एंड 4 बोल, क्योंकि तू सिलेक्ट कर रहा है। 421 तो एक नंबर आ गया। अच्छा तू मेरे को ये बता, 123 और 132 ये जो है ये सेम है कि अलग है, अगर सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ तो? नंबर्स तो सेम है, मतलब। हाँ, डिजिट सेम है ना। अगर मैं बोल रहा हाँ हूँ कि 3 नंबर मेरे को सिलेक्ट करने हैं, तो मैं बोलूँ 1 सिलेक्ट किया, 2 सिलेक्ट किया, 3 सिलेक्ट किया, या 1 सिलेक्ट किया, 3 सिलेक्ट किया, 2 सिलेक्ट किया, दोनों सेम केस है ना। हाँ सर। तो रिलेटिव पोजीशन मैटर नहीं कर रही है जब तू सिलेक्ट करने की बातें कर रहा है। बट तू अरेंज करने की बातें कर रहा है, तो अरेंजमेंट में तो डेफिनेटली कौन कहाँ बैठा हुआ है या कौन नंबर कहाँ पे है वो मैटर करेगा ना। हाँ सर। आ रहा है समझ में? तो हाँ सर। इसमें 1 2 3 और 1 3 2 ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ओके। ठीक है। अब जैसे इसमें बात कर रहे हैं अपन पहले वाले केस में, तो हमने किसको उड़ा दिया? हमने 4 को उड़ा दिया। इसमें 4 नहीं है। इसमें किसको उड़ा दिया? इसमें 3 को उड़ा दिया। इसमें किसको उड़ा दिया? इसमें 2 को उड़ा दिया। इसमें किसको उड़ा दिया? 1 को उड़ा दिया। 4 केस से ज्यादा केस नहीं हो सकते, क्योंकि 4 जब नंबर थे मेरे पास, तो उन 4 नंबर में से मैंने क्या किया? 4 नंबर में से एक एक को उड़ा दिया, तो बचे हुए 3 3 को सिलेक्ट कर लिया। तो ऐसे 4 वेज हो गए मेरे पास सिलेक्ट करने के। ठीक है। यस सर। अब अगर मैं अरेंजमेंट की बात करूं, तो अरेंजमेंट का आंसर कितना आना चाहिए, कोई बताएगा मेरे को? हम्म। अरेंजमेंट ही तो करते हुए आ रहे थे भाई। अगर मैं आपसे पूछता कि मुझे ये बताओ, नंबर्स ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटेशन कितने आएंगे, तो आप क्या बोलते? नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन, आप ये बोलते कि सर ये डब्बा बना लेना। पहले पहली पोजीशन पे आप बोलना 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई भी आ सकता है। दूसरे पे कितने ऑप्शन है जरा बताओ, तो दूसरे डिजिट के लिए कितने ऑप्शन है? दूसरे डिजिट के लिए कितने ऑप्शन है? 3 है ना, विदाउट रिपीटेशन चल रहा। और लास्ट वाले पे कितने ऑप्शन है? 2 है। अगर ये क्वेश्चन में बोलता तो आप मेरे को 4 इंटू 3 इंटू 2 24 आंसर दे देते। अच्छा 3 डिजिट नंबर बनाया है आपने, आपने 3 डिजिट नंबर बनाया है, तो उसमें जरा मुझे ये बताओ, क्या 1 2 3 भी बना होगा? बना होगा हाँ के ना? बना होगा क्या? 1 3 2 बना होगा? तो क्या मैं ये बोल दूं कि ये जो मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूं वो यही है? क्योंकि अरेंजमेंट में रिलेटिव पोजीशन मैटर कर रही है, और जब नंबर्स भी आप लिखते हो तो नंबर्स में भी रिलेटिव पोजीशन मैटर करती है। तो ये दोनों चीजें सेम ही। बोलो बेटा। आया क्या समझ में? तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा ये तरीका हो गया कि भाई देखो, आप ऐसा करो,
कि ये जो 1 2 3 वाला आपने कॉम्बिनेशन उठाया ना, इसको अरेंज करके देखो कि 1 2 3, ये एक अरेंजमेंट है, ये भी एक अरेंजमेंट है, क्योंकि रिलेटिव पोजीशन चेंज हो गई। अभी 1 को आगे रख दिया, अब 2 को आगे रख देता हूं, तो 2 1 3, 2 3 1, फिर 3 को आगे रख देता हूं, 3 1 2 और 3 2 1। ये सिर्फ 1 2 3 का अरेंजमेंट है। करेक्ट बोल रहा मैं? कितने आ गए टोटल अरेंजमेंट इसके? इसके अरेंजमेंट कितने आ गए टोटल? 6 आ गए? यस और नो? सिर्फ 1 2 3 के कितने अरेंजमेंट आ गए? सिर्फ 1 2 3 के 6। अब मुझे जरा ये बताओ, इसके कितने अरेंजमेंट आ जाएंगे? इसके कितने अरेंजमेंट आ जाएंगे? सब लोग बताना भैया। इसके भी तो 6 अरेंजमेंट हो जाएंगे इसी तरीके से, कि एक बार 1 को आगे करना, एक बार 2 को आगे करना और एक बार 4 को आगे करना। हर एक के दो 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 बन जाएंगे, टोटल 6 बन जाएंगे। अब जरा मेरे को बताओ तो इसके कितने बन जाएंगे? इसके भी तो 6 बन जाएंगे। और जरा ये बताओ तो इसके कितने बन जाएंगे? इसके भी तो भैया 6 बन जाएंगे। तो जो टोटल आंसर है आपका, वो क्या मैं ये बोल दूं कि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस बनने वाला है? तो ये बोल दूं क्या 6 + 6 + 6 24 आने वाला है? और फाइनली मैं ये तो पक्का बोल ही सकता हूं कि ये वाला जो 24 है और ये वाला जो 24 है भाई साहब सेम ही है। कर तो वही रहे हो आप, तरीके अलग है, आप सोच अलग अलग तरीके से रहे हो। आ रहा है क्या समझ में? मैं सिर्फ आपको ये फीलिंग दे रहा हूँ आदित्य, बिल्कुल सही है, बड़े प्रॉब्लम में हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अरेंजमेंट और सिलेक्शन दोनों अलग चीजें हैं, बट दोनों को रिलेट की जा सकती है। ठीक है, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं आप। तो ये फंडा समझ में आ गया। ये जो 24 आप अभी तक आंसर निकालते थे, ये वाला आंसर आप अभी तक मुझे निकाल के दे देते थे। अगर मैं ये क्वेश्चन देता तो आप डब्बा मेथड से सॉल्व कर देते थे। अब जो हमने सीखा है, जो अभी मैंने बताया है, ये जो 24 आया है, ये इसी चीज को मैंने मैन्युअली काउंट करके बताया है कि सिलेक्शन से मैंने कैसे रिलेट किया कि भाई साहब ये जो पहला सिलेक्शन था, दिस वाज माय फर्स्ट सिलेक्शन। इस फर्स्ट सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग मेरे पास 6 अरेंजमेंट थे। सेकंड के लिए भी मेरे पास 6 अरेंजमेंट थे। आगे पीछे रिलेटिव पोजीशन को चेंज कर करके 6 अरेंजमेंट आ रहा है। इसको भी 6 आ रहा है और भाई साहब इसको भी 6 आ रहा है। और टोटल जो 24 अरेंजमेंट आ रहा है वो एक्चुअली यही है कि ये नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर ही आ रहा है। ये क्लियर है? अरेंजमेंट का फंडा और सिलेक्शन का फंडा समझ में आ गया क्या तुम लोगों को? ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं इसको बोलूंगा, ये जो 4 आंसर आया ना, इसी चीज को मैं ये बोलने की कोशिश करूंगा कि ये जो आंसर आया है ये है नंबर ऑफ वेज ऑफ कॉम्बिनेशन, या नंबर ऑफ वेज ऑफ कॉम्बिनेशन मत बोलो, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बोलो। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट थिंग्स out of 4 different things. Number of combination of 4 different things out of 3 different things out of 4 different things. तो कॉम्बिनेशन का जो मतलब है भाई साहब, ये सिलेक्शन ही होता है। तो जो चैप्टर है ना आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो ये जो कॉम्बिनेशन का मतलब है ना, ये कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन में जहां पे रिलेटिव पोजीशन मैटर नहीं करती है, ये नया वर्ड है जो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, कॉम्बिनेशन। आया क्या समझ में? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया? सिलेक्शन। दूसरा, इस चीज को बोलना है मुझे नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 3 डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम 4 डिफरेंट थिंग्स।
फ्रॉम। तो ये जो परम्यूटेशन है ये है आपका अरेंजमेंट। तो जो चैप्टर है ना आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स वेयर द रिलेटिव पोजीशन डेफिनेटली मैटर्स, कि कौन कहां पे पड़ा हुआ है। और जो कॉम्बिनेशन है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, जहां पे रिलेटिव पोजीशन मैटर नहीं करती है। तो जो चैप्टर है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वो यही चीज बताता है कि भाई चीजें हैं हमारे पास, उनको या तो सिलेक्ट करने को बोला जाएगा या फिर उनको अरेंज करने के लिए बोला जाएगा। तो परम्यूटेशन वर्ड जहां भी यूज हो रहा है तो उसका मतलब आप समझ जाओ अरेंजमेंट होता है, और अरेंजमेंट में रिलेटिव पोजीशन मैटर करती है। और कॉम्बिनेशन वर्ड जहां पे यूज हो रहा है वहां पे सिलेक्शन मतलब होता है, और जहां पे रिलेटिव पोजीशन मैटर नहीं करती है। ये समझ में आ गया भाई परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसीलिए मैं समझा रहा था कि अंतर क्या है दोनों में। अब आप दोनों में फील कर सकते हो कि कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन का मतलब क्या होता है और परम्यूटेशन में अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है। दोनों में रिलेशन तो है बट दोनों अलग अलग चीजें हैं। रिलेशन भी मैं आगे निकाल के बताऊंगा कि दोनों को साथ में कैसे सोच। ये क्लियर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मतलब। तो अब आगे से भाई साहब, अगर आपको ये चीज बोली गई है, कौन सी चीज, ये वाली, कि बोला गया है कि 4 चीजों में से 3 का कॉम्बिनेशन निकालना है, तो यहां तो मैंने मैन्युअली निकाल के दिया था, आपको याद है? दिस 4 आंसर इज, मैंने मैन्युअली निकाल के दिया था आपको कि भाई अच्छा, एक में आपने 4 को उड़ा दिया, 3 को सिलेक्ट करना है। 4 है टोटल आपके पास, 4 में से आपको 3 को सिलेक्ट करना है। तो आपने एक बार 4 को उड़ा दो, एक बार आप 3 को उड़ा दो, एक बार आप 2 को उड़ा दो, एक बार आप 1 को उड़ा दो। उड़ाओगे तो ऐसे 4 केसेस बन जाएंगे। आगे से ऐसे मैन्युअल नहीं करूंगा मैं। अगर मेरे को 10 चीजों में से 4 चीज सिलेक्ट करनी है, क्वेश्चन ध्यान देना, क्वेश्चन का ब्रॉडनेस ध्यान देना, 10 में से 4 को सिलेक्ट करनी है, तो यार क्या मैं 4-4 का केस बनाते चलूंगा? क्या कितने केस बनेंगे? समझ में आ रहा है कि 10 में से 4 का केस बनाना है तो कितने केस बनेंगे? यहाँ तो 4 में से 3 का बनाना था तो मैनुअल कर दिया। अरे 5 में से भी 3 का बनाना है तो बहुत केसेस बनाने पड़ेंगे मेरे को। आप समझो कि 5 भी नंबर है, मान लो इसी को थोड़ा सा मैं ब्रॉड करता हूं कि अगर 5 ही नंबर है, 1 2 3 4 और 5, अगर मेरे को 3 नंबर को सिलेक्ट करना है तो मैं कितने केसेस बनाऊंगा जरा बताओ? 1 2 3 बनाऊंगा, 1 2 4 बनाऊंगा, 1 2 5 बनाऊंगा। आ रहा है समझ में? फिर 1 2 के साथ में फिर 1 3 को बना दूंगा, 1 3 4 बना दूंगा, 1 3 5 बना दूंगा, 1 4 5 बना, ये सिर्फ 1 1 के होगा। ऐसे भी 2 के बनाऊंगा, 2 3 4 बनेगा, 2 3 5 बनेगा, 2 4 5 बनेगा। ऐसे कितने केसेस, बहुत सारे केसेस बनेंगे, करेक्ट। अब मैनुअली निकालते चलूंगा तो मेरी तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी भाई, मैथ्स का मतलब ही नहीं रहेगा। तो मैथ्स ने बोला टेंशन मत लो तुमको एक नया तरीका दे देते हैं, और जिसको हम लोग बोलते हैं 4C3। ये तो आपको जाना पहचाना लगा होगा। 4C3 की तो वैल्यू निकालना आती है ना आपको? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। यस और नो? पी एंड बाइनोमियल, बाइनोमियल मैंने पढ़ाया है या फिर और किसी फैकल्टी ने पढ़ाया? मैं भूल गया यार, आपकी बैच में मैंने ही पढ़ाया ना, ठीक है। हाँ, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये आंसर कितना आएगा जरा बताओ तो, न्यूमेरिकली कैलकुलेट करके। इसको लिखोगे आप 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये जो आंसर 4 आ रहा है ना दोस्तों, ये 4 यही है। ये जो यहाँ पे आपने मैनुअल कैलकुलेट किया है, तो अब आप क्या करोगे? अब आप बोलोगे कि 4C3 करूंगा सर, 4 में से 3 को सिलेक्ट करना है तो 4C3 मतलब होता है। मैंने आपको जब बाइनोमियल पढ़ाया था, जब मैंने बोला होगा आपको कि इसका मतलब होता है, जो पीएनसी में होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये होता है। और एक्चुअली ये वाला भी अगर आपको आंसर निकालना है तो आप बोलोगे सर दिक्कत ही नहीं है, 5C3 आंसर होगा इसका, विच इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 इंटू ये आ जाएगा टोटल 10 केसेस। और जैसे मैंने 10 में से 4 का बोला था, हाँ जो बता रहे हैं अभी उसको तो देख प्रकट बेटा, जो मैंने आपको बोला कि 10 में से 4 को सिलेक्ट करना है तो आंसर कितना आना चाहिए आपका? 10C4। दिस इज नॉट ऑब्जर्वेशन बेस्ड, देयर आर रीजन फॉर इट।
ठीक है, इसको एक पर्टिकुलर मेथड से सोच के लाओगे तो आप निकाल पाओगे, बट अभी नहीं सोच पाओगे। अभी तो बस ध्यान रखो कि व्हाट डू यू मीन बाय 5C3। तो 5C3 का मतलब होता है 5 में से 3 का सिलेक्शन। ठीक है, और आगे से ये जो चीज आपने करी है कि आपने जो अरेंजमेंट किया है, कितने का अरेंजमेंट किया है? 3 का किया है। कितने में से किया है? 4 में से किया है। कितने का किया है? 3 का किया है। कितने में से किया है? 4 का किया है। कितने तरीके से कर सकते हो अब आगे से? तो आप बोलोगे सर 4P3। 4P3 आप पहली बार देख रहे हो, बट इसका मतलब होता है 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट्स ऑल। यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ना, यहाँ पे ये वाला पार्ट नहीं आता, मतलब आर फैक्टोरियल नहीं आता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, है ना। एनपीआर का जो मतलब होता है, एनपीआर का मतलब जो होता है यहाँ पे होगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, दैट्स ऑल। दिस इज एनपीआर। एनसीआर क्या होता है? एनसीआर आपको तो खैर पता है, जब भी मैं लिख देता हूँ एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल तो आता ही आता है, और साथ में एक आर फैक्टोरियल भी एडिशनल आता था। यहाँ पे आर फैक्टोरियल नहीं आएगा, तो आप देखोगे इसका आंसर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल भाई साहब 24 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू 24। यही आपका आंसर यहाँ पे आया हुआ है। तो अरेंजमेंट या परम्यूटेशन के लिए 4P3। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें अगर मैं बोलता यार 3 नंबर का अरेंजमेंट निकालना है, 3 नंबर का अरेंजमेंट निकालना है, तो आप बोलते सर दिमाग की मत लगाओ, 5P3 कर दो सर। 5P3 का मतलब हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल सर। सर 120 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, जो कि 60 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। हाँ, मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाऊंगा, बट पहले देख लो, इसको भी समझ लो। और 3 अरेंजमेंट अगर आप कर रहे हो तो दिस इज ऑल्सो इक्वलेंट टू नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। करेक्ट बोल रहा हूं मैं? यही हमने यहां सीखा ना। ये जो आपने देखा था कि ये जो मैंने ये वाला पार्ट बताया था, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, बात वही हो गई अरेंजमेंट। तो आप इसको निकालते थे, तो डब्बा मेथड कैसे लगाते थे? आप बोलते थे सर देखो 3 है, पहले पे 5 ऑप्शन है सर, दूसरे पे कितने ऑप्शन है? दूसरे पे 4 ऑप्शन है सर, तीसरे पे कितने ऑप्शन है? तीसरे पे 3 ऑप्शन है सर, क्योंकि विदाउट रिपीटेशन है। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 देखो कितना आएगा, ये भी 60 आएगा। आंसर वही आ रहा है यहां से और यहां से, बट दोनों का डेफिनेटली एप्लीकेशन अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग जगह हम यूज करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन हो गया आपका कि 1 2 3 5 है, 3 का सिलेक्शन करना है। अच्छा, यहां एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज रखना है, विदाउट रिपीटेशन। यहाँ पे विदाउट रिपीटेशन करना है भाई, ये भी करना है। तो क्या करना है? विदाउट रिपीटेशन है, हर एक चीज विदाउट रिपीटेशन चल रही है, विदाउट रिपीटेशन चल रही है। यहाँ पे आप गौर करोगे तो मैंने इस वर्ड पे बहुत ज्यादा डिफरेंट थिंग्स पे मैंने बहुत ज्यादा वेटेज दिया है। यहाँ पे देखो डिफरेंट थिंग्स, रिपीटेशन अलाउड नहीं करना है। 4 अलग अलग चीजें थी आपके पास, 1 2 3 4, 4 डिफरेंट डिजिट्स थे। उन 4 डिफरेंट डिजिट्स में से 3 डिफरेंट डिजिट को सिलेक्ट करो या 3 डिफरेंट डिजिट को अरेंज करो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है एनसीआर और एनपीआर, ये जब भी अप्लाई करेंगे जब एन भी डिफरेंट हो और आर भी डिफरेंट। आएगा फंडा समझ? ये चीजें समझना बहुत जरूरी है बेटा। तो व्हाट डू यू मीन बाय एनसीआर? नो, मूविंग फॉरवर्ड एनसीआर मीन सिलेक्शन और कॉम्बिनेशन, कुछ भी बोल दो, combination of are different from and different, are different from and different. And what do you mean by npr? npr का मतलब ये है अरेंजमेंट और परम्यूटेशन of are different from and different
अब इसको नोट कर लो, और वो एग्जाम्पल भी मैं आपको शो कर दूंगा दिखाने के लिए। पूरा प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए कि भाई सिलेक्शन का मतलब और अरेंजमेंट का मतलब दोनों में मैटर करता है। एक में रिलेटिव पोजीशन मैटर करती है, एक में रिलेटिव पोजीशन मैटर नहीं करती है। तो एक का मतलब होता है कॉम्बिनेशन एंड एक का मतलब होता है परम्यूटेशन। अब इसको पूरे को नोट कर लो पूरी दुनिया। बेटा पहले उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन सीख, कैसे आया उसमें घुसूंगा तो फॉर्मूला भूल जाएगा और फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएगा। एनसीआर का मतलब क्या होगा? फॉर्मूले का डिफरेंस बेटा क्या है? यहां पे अपन ने क्या लिखा? एनसीआर। यहां पे क्या लिखा? एनपीआर। दिस इज एनसीआर के एन। कितनी चीजें थी? 5 थी। कितनी अरेंज करनी थी? 3 अरेंज करनी थी। तो 5 में से 3 को अरेंज करना है, तो 5C3। 5 में से 3 को अरेंज करना है। यहाँ पे एनपीआर कितने को अरेंज करना है? आर को। कितने में से? एन को। एन में से। तो यहाँ पे 5 में से कितने को अरेंज करना है? 3 को अरेंज करना है। तो एनपीआर। तो उसको मैंने जनरलाइज कर दिया। 4C3 और 4P3 जो लिखा था उसको मैंने एनसीआर और एनपीआर लिख दिया। तो एनसीआर का मतलब क्या हो गया? सिलेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ आर डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ दक्ष। सर वो फॉर्मूला याद रहेगा तो काम चल जाएगा ना हाँ पूरे बिल्कुल टर्म? चल जाएगा। ओके। वो तो जो काम चल जाएगा उतना तो मैं बताऊंगा बेटा, डोंट वरी अबाउट इट। जो मैं बोल रहा हूँ ओके। बस उस चीज पे फोकस करो। ठीक है। ये तो मैंने इतनी प्रोसेस बताई है, एनसीआर और एनपीआर। नहीं तो आप बुक में देखोगे तो आप एनसीआर डायरेक्ट दे के रखेंगे, ये वर्ड जरूर लिखा रहेगा सिलेक्शन, बट ये मतलब समझ में नहीं आएगा, फील नहीं आएगा। जब तक फील नहीं आएगा, जब तक क्वेश्चन नहीं होंगे बेटा। ये चैप्टर बहुत चैलेंजिंग आएगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको सोचना पड़ेगा। आप देख ही चुके होंगे चैलेंज क्या है। ये मैथमेटिकल चैप्टर नहीं है कि मैं लिख के बता दूं आपको कि नहीं भाई A+B द होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं याद है तो मैं डेरिवेशन करवा दूं आपको। इसमें मैं करवा ही नहीं। इसमें आपको खुद को अपना दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा। मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा बट मैं लिख नहीं पाऊंगा। तो मैंने जो एक शीट आपको भेजी है ना बेटा, वो अभी इसके पहले जो भी पढ़ा था अपन ने उस पे बेस्ड है वो शीट। जो आज हमने ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट मैंने इंट्रोड्यूस किया है, इसके पहले जितने क्वेश्चन किए हमने लास्ट क्लास में और जो आज की क्लास में, उस पे बेस्ड वो शीट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना जो मेरा तरीका है इस चैप्टर को पढ़ाने में, क्योंकि बहुत नाजुक सा चैप्टर है, ये बहुत चैलेंजिंग भी है। और ये मैं बोल रहा हूँ ना, 80% ऑफ स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम फेस करते हैं व्हेन दे आर गिविंग एक्चुअल एग्जाम्स। ठीक है। तो उस टाइम पे हमको क्या करना है, हम हमारा टारगेट है एक पर्टिकुलर कंपटीशन एग्जाम्स। तो मैंने 5 शीट बना के रखी है इसकी, जिसमें से एक शीट मैंने आपको भेजी है अभी। उस शीट को सॉल्व करो। ये 5 शीट आप मेरे साथ में चलना। 70% चांसेस हैं कि आप क्वेश्चन कर पाओगे अगर आप सीख गए जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ। सिर्फ मेरे सिखाने पे नहीं, आपके सीखने पे भी डिपेंड करेगा। तो 5 शीट का डिवीजन ऐसे ही किया है मैंने कि 70% 60% चांसेस है कि उस शीट तक के लेवल में जेई मेंस में क्वेश्चन आ जाए। लेवल कुछ भी आ सकता है, उसमें मेरा कंट्रोल नहीं है, बट मेरा कंट्रोल ये जरूर है कि मैं इतना ट्राई कर सकता हूँ कि आपको 60-70% तक पहुंचा दूं कि नहीं जेई में जैसे एक्चुअल पूछा जाता है उतना 60-70, क्योंकि क्वेश्चन के टफनेस लेवल का कोई लिमिटेशन नहीं है। बट एक एवरेज लेवल या बिलो एवरेज लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं वो हम कर पाए, वो 5 शीट है मेरी जो ले जाएगी। मैक्सिमम लेवल जो आपको अचीव करना है वो तो डेफिनेटली अपनी बुकलेट करना है। ठीक है। तो 5 शीट में 1 बाय 1 करूंगा। आपको मेरे साथ रहना बहुत जरूरी है उन 5 शीट में। अगर आप पीछे रहे तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है।
और वो 5 शीट हम क्लास में ही डिस्कस भी करेंगे, रेगुलर क्लास में ही डिस्कस करेंगे। जैसे आज की क्लास में मैंने आपको वो शीट दी है, तो नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में आई विल बी डिस्कसिंग दैट पर्टिकुलर शीट विच आई हैव गिवन यू टुडे। ठीक है, सो दैट कि आपके वहां के कंफ्यूजन क्लियर चले। इन 5 शीट में मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। बाकी अब आपकी श्रद्धा भक्ति है कि आप इससे ज्यादा कितना मेहनत करोगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियरिटी हम कैसे प्रोसीड करने वाले इस चैप्टर पे। कल लेक्चर है क्या अपना? हाँ, कल क्लास है तो कल शीट डिस्कस करूंगा। 51 क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। आपको सोचना है, बट सोचना है ऐसा नहीं कि लाइन से सब उठा के लेके आ जाओ। जो हमने किया है उसी पे बेस्ड है, थॉट प्रोसेस डेवलप करनी पड़ेगी। मैं डेवलप नहीं करा पाऊंगा, आपको सोचना है। मैं आपकी गलतियां बता पाऊंगा कि भाई नहीं, अगर कहीं अटक रहे हो तो मैं बता पाऊंगा। चलो बढ़ जाऊं आगे। आई होप ये सारी चीजें आपने नोट कर ली। ये क्वेश्चन नोट कर लो। सर एक मिनट प्लीज। हाँ। चलो बढ़ जाऊं आगे। सर अरेंजमेंट में एक नंबर बन जाता है ना पूरा, क्या बोल रहा है? अरेंजमेंट में एक नंबर बन जाता है ना, और जबकि सिलेक्शन में खाली डिजिट्स लेते हैं ना अपन। हाँ, बट ये सिर्फ नंबर्स के लिए है। मैं क्लासरूम के बच्चों के बारे में भी कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन बात कर सकता हूँ। आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ और समझ में आएगा। ये लिख लिया, ये लिख लिया कि आपने, इसको भी लिख लो बेटा। ये एक एग्जांपल है, पहला एग्जांपल इसमें से कि 5 में से 3 का सिलेक्शन करना है। ये एग्जांपल्स हैं, बट अब आप डायरेक्ट कैसे करोगे नंबर निकालने के लिए 100? यहाँ सर पे भी आप देखोगे तो मैंने कैन 1 यू 2। गो बैक फॉर जस्ट अ मिनट प्लीज। ओके, और इसको पूरे को रिवाइज करना है बेटा। ये पूरा का पूरा जो मैंने बताया है ना, ये जो प्रोसेस समझाई है, प्रोसेस पे थॉट थॉट आपको देना है जब आप नोट्स रिवाइज करोगे, और आज ही करना है, नहीं तो भूल जाओगे। सर तो 1 2 3 में डिफरेंस इतना ही है ना कि वो सिलेक्शन में खाली डिजिट्स और अरेंजमेंट में 123 नंबर हो गया। हाँ, चलो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट 5 है, 5 में से 3 का सिलेक्शन 5C3, 5 में से 3 का अरेंजमेंट 5P3। देखो हम बहुत स्लो चल रहे हैं, तो मैं स्पीड आपके लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ कि ठीक है, मेरा सिलेबस अपनी जगह गया। आई विल ट्राई कि मैं आपको 60-70% तक मिनिमम ले जाऊं। तो मेरी स्पीड स्लो है, जितना मैं एक क्लास में करा था 2 क्लास में होगा अपना, है ना।
तो थोड़ा सा ध्यान देना। स्पीड स्लो रखने का रीजन ये है कि आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। चलो, अब अगर मेरे पास सपोज 30 स्टूडेंट्स क्लास में, पहला क्वेश्चन मैं बोलूंगा यार मुझे 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है, किसी फंक्शन में भेजना है इन 3 को। कितने तरीके से भेज सकता हूं? मतलब आप ये समझो कि भाई ये 3 हैं, 3 बच्चे आपकी क्लास के, आपकी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए कहीं जा रहे हैं, तो कितने डिफरेंट तरीकों से आप उनको सिलेक्ट करके भेज सकते हो। चलो पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद उस पर आएंगे फिर। हो गया बेटा ये वाला? नहीं अब सर, एक मिनट प्लीज। रुको, चलो आप कर लो। 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना मतलब कितने केसेस बन सकते हैं? तो आप अगर प्रैक्टिकली देखोगे कि S1 आ गया, S2 आ गया, 3 बच्चों को सिलेक्ट करना है, तो आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हो कि S1 को एक सिलेक्ट कर लिया मैंने, S2 को सिलेक्ट कर लिया, ऐसे S3 को सिलेक्ट कर लिया। सिमिलरली मैंने बोला कि S15 हो गया, स्टूडेंट नंबर 20 हो गया, स्टूडेंट नंबर 30 हो गया। ये सिलेक्शन है। तो ऐसे कितने सिलेक्शन पॉसिबल है, कितने कॉम्बिनेशन, 3-3 के आप खुद इमेजिन करो। निकालना कितना डिफिकल्ट है मैनुअली। इसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ने इजी बोल दिया यार 30 है, 30 में से 3 को सिलेक्ट करना है, कोई बात, ये आंसर ले लो भाई। 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 27 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कैलकुलेट करना आपको आता है। 30 इंटू 29 इंटू 28 इंटू 27 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 27 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2, तो ये तो कैंसिल हो गया। ये हो गया 10 टाइम्स, ये हो गया 14 टाइम्स, तो 140 इंटू 29, तो 14×42। 4200 में से 14 को माइनस कर दो, 4186 आई थिंक। नहीं नहीं, 4186 कैसे हो गया? कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। बताओ इसका रिजल्ट कितना रहा भाई लोग? 4060। तो अब देखो, इसको मैनुअली कैलकुलेट करना आपको डिफिकल्ट था। अब जरा ये बताओ कि आपको, हाँ, 3 स्टूडेंट को फर्स्ट रो में, 3 स्टूडेंट को फर्स्ट रो में बिठाना है। मतलब जो फर्स्ट रो है, सपोज यहाँ पे फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में 3 सीट्स हैं भाई। कितनी सीट्स हैं? 3 सीट्स। एक, दो, तो इसमें 3 लोगों को बिठाना है। कितने लोग हैं? 30 लोग हैं। तो आप बोलोगे सर, मान लो अगर यहाँ स्टूडेंट 1 बैठा, यहाँ स्टूडेंट 2 बैठा, यहाँ स्टूडेंट 3 बैठा, ये भी चलेगा। और सर ना, स्टूडेंट 1 यहाँ है, स्टूडेंट 3 यहाँ है, स्टूडेंट 2 यहाँ है, तो ये भी अलग केस। ये दोनों अलग अलग केस है, क्योंकि अब आपको रिलेटिव पोजीशन मैटर कर रही है, क्योंकि फर्स्ट रो में बिठा रहे हो भाई साहब आप। अरे ये देख लेना 4060 है कि 4080 है।
समझ में आ रहा है? तो दोनों में फर्क क्या पड़ रहा है? दोनों में फर्क ये पड़ रहा है कि इसमें रिलेटिव पोजीशन मैटर कर गई है भैया। ठीक है, अब जब रिलेटिव पोजीशन मैटर कर गई है तो इसका आंसर, अच्छा सेकंड का आंसर बड़ा आना चाहिए कि पहले का आंसर बड़ा आना चाहिए? डेफिनेटली अरेंजमेंट ज्यादा होना चाहिए। तो आपका आंसर यहाँ पे डायरेक्टली आप बोल सकते हो बोलने में कि सर आंसर आएगा 30p3, जो कि आएगा 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 27 फैक्टोरियल सर, जो कि आ जाएगा 30 × 29 × 28, जो भी आंसर आएगा आपके पास 0 6 3, ये आएगा शायद। ठीक है, 2 मिनट मुझे देना, जब तक इसको कॉपी कर लो बेटा। चलो, कुछ डाउट तो नहीं इसमें? क्लियर है, सबने नोट कर लिया?
यस, NM3 जो भी है, एकदम सही बोल रहा है तू, मैंने वैसे ही कैलकुलेट किया बेटा। ये प्रीवियस स्लाइड देख लो। डन। चलो थोड़ा, सर हाँ सर हमको सेकंड क्वेश्चन आया, मतलब अरेंजमेंट इतना ये क्यों इम्पोर्टेंस कर रहे हैं? क्या मतलब अरेंजमेंट? तीन स्टूडेंट बैठेंगे ना फर्स्ट रो में, हम्म, तो सर वो कहीं भी बैठे हो चलता है ना? हाँ इन- बिल्कुल, कहीं भी कोई भी बैठेगा तो चलेगा। मैंने बोला बस ये तीन ही स्टूडेंट है, S1 S2 S3। ये तीन स्टूडेंट भी बहुत सारे डिफरेंट तरीकों से इधर उधर बैठ सकते हैं। तो सर मतलब उसमें अपन सिलेक्शन नहीं कर सकते ना, कि अरेंजमेंट ही करना पड़ेगा? ये तीन का अरेंजमेंट मैंने आपको बताया कि अगर S1 S2 S3 आपके पास है, मान लो S1 S2 S3 आपके पास है, इन तीनों को बिठाना है आपको, तो कितने तरीके से बिठा सकते? अब जरूरी नहीं है कि S1 S2 S3 है आपके पास, तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी तीन हो सकते हैं। आपके पास ये तीन भी हो सकते हैं, आपके पास ये तीन भी हो सकते हैं, या कोई भी तीन हो सकते ओके सर, सबका हैं। मिलके सबका मिलके जो आंसर आएगा वो आएगा। ओके सर। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना। मैं बताना नहीं चाह रहा था, बट जैसे किसी ने थोड़ा सा पूछा कि सर आपने डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट कर दिया, तो ये मैं बता देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये समझना कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपस में रिलेटेड कैसे। मुझे जरा ये बताओ कि अगर आपके पास n चीजों को अरेंज करना है, मतलब आपको निकालना है अरेंजमेंट, आपको निकालना है अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। डिफरेंट थिंग्स, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि n चीजें हैं और n को अरेंज करना है। कितने चीजें हैं आपके पास? n, और n को अरेंज करना है, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए जरा बताओ तो मुझे। अगर n में से n चीजों को अरेंज करना है तो आपका आंसर npn होना चाहिए। n में से n सारी की सारी चीजों को अरेंज करना है। बिल्कुल पार्थ, एकदम सही समझा, यही समझा रहा था बेटा। npn, npn की वैल्यू क्या हो जाएगी जरा बताओ तो? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल विच इज n फैक्टोरियल। तो अगर n की n चीजों को अरेंज करना है तो कितना तरीका हो गया? n फैक्टोरियल हो गया। ये फैक्टोरियल का ना लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, कि जैसे 10 फैक्टोरियल की वैल्यू तो आपको पता है कि 10 इंटू 9 इंटू 8 टिल 1 होती है, बट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई अगर 10 चीजें अलग अलग चीजें रखी हुई हैं और 10 चीजों को अरेंज करना है, तो मैं 10 फैक्टोरियल वे से कर सकता हूँ। ये इसका लॉजिकल मीनिंग है। मैथमेटिकली तो आपको पता है क्या होता है, ये ऑलरेडी आप निकाल ही चुके हो, बाइनोमियल में भी आपने किया, बट लॉजिकल इंटरप्रिटेशन अगर किसी ने भी बोला 10 फैक्टोरियल, तो यू कैन इंटरप्रेट इट। अब जस्ट लाइक आप ये बताओ मुझे कि ये S1 S2 और S3, अगर ये तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों को मैं यहाँ पे अरेंज कर रहा हूं, तो कितने तरीके से अरेंज कर सकता है जरा बताओ तो? हाउ मेनी डिफरेंट वेज आई कैन अरेंज ओनली दिस थ्री, S1 S2 S3? तो आप अरेंज कर सकते हो इसको 3 फैक्टोरियल वेज से। इनमें से दो केस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6। मतलब आप ये जो पर्टिकुलर है, इसको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 6 तरीके से कर सकते हो। अब जरा मुझे ये बताओ दोस्तों, इसको आपने 6 तरीके से अरेंज किया, इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? S15 S20 और S30, मतलब ये जो तीन स्टूडेंट का कॉम्बिनेशन है, इसको अगर आप ऐसे अरेंज करने की कोशिश करोगे तो कितने तरीके से कर सकते हो? अगेन 6 वेज। सही बोल रहा हूं मैं कि भाई अगर आप करने चाह रहे हो, तो जैसे आप इसका 3 का करोगे, ऐसा का ऐसा यहाँ पे S1 की जगह S15 डाल दो, S2 की जगह S20 डाल दो और S3 की जगह S30 डाल दो, तो जितने केसेस इसके आए हैं वही केसेस इसके भी आएंगे। अच्छा जरा मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसकी जगह S5 S6 और S7 लेता, तो ये भी डेफिनेटली कितने तरीके से अरेंज कर सकता था? इसको भी कितने तरीके से अरेंज कर सकता था इंडिविजुअली?
इसको भी 6 तरीके से कर सकता हूं क्या? तो मुझे जरा ये बताओ कि ये जितने भी आपने केसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, हर केस को कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ? हर केस को कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ? 3 फैक्टोरियल वे से कर सकता हूँ, 6 तरीके से कर सकता हूँ हर एक केस को। जैसे 3 केस का मैंने आपको बता दिया, ऐसे जितने भी केसेस आएंगे वो कितनी बार कर सकता हूँ? 6 टाइम कर सकता हूँ। तो मैं क्या ये बोल दूं कि 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस हाउ मेनी टाइम्स? इसके लिए 6 अरेंजमेंट, इसके लिए भी 6 अरेंजमेंट, इसके लिए भी 6 अरेंजमेंट। भाई जितने भी यहाँ पे केसेस आ रहे हर एक के लिए 6 अरेंजमेंट। तो टोटल अरेंजमेंट जरा आप बताओगे कि 666 कितने टाइम्स आना चाहिए यहाँ पे? थर्टी सी 3 टाइम्स आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? अरे भाई ये 30C3 लिखा मतलब सिलेक्शन है। ऐसे कितने केसेस बनेंगे? 1 2 3, ऐसे कितने केस बनेंगे? तो 30C3 बनेंगे। हर एक केस 6 बार अरेंज हो गया। तो 6 6 प्लस 6 प्लस 6 कितने टाइम आना चाहिए? 30C3 टाइम्स आना चाहिए, राइट? अब 30C3 को अगर 6 टाइम ऐड करोगे तो मैं ये लिख सकता हूं क्या कि 30C3 इंटू 6 लिख सकता हूं ना, कि 6 प्लस 6 प्लस 6 30C3 टाइम्स विच इज इक्वल टू 6 इंटू 30C3। इसको भी कैलकुलेट करोगे तो आप यही आना है जो आपने डायरेक्टली यहां से ये कैलकुलेट करके निकाला है ना बेटा, ये कैलकुलेट करके, ऐसा ये कैलकुलेट करके भी आप निकाल सकते हैं। सिक्स इंटू 30 कहां से आ गया दक्ष? किसने बोला टोटल 30 केसेस है? नंबर ऑफ केसेस ही तो निकाले हैं ये भाई मेरे। ये क्या है यहाँ पे? 30C3 का मतलब क्या हुआ? 3 स्टूडेंट का सिलेक्शन ही निकालना है कि 3 3 करके कितने सिलेक्ट कर सकता हूं मैं, ऐसे कितने केसेस पॉसिबल है? 30C3 केसेस पॉसिबल है ना? 30 थोड़ी, 30C3 केसेस पॉसिबल है भाई मेरे। और हर एक केस में 6 तरीके से अरेंज कर सकता हूं, करेक्ट? तो 6 प्लस 6 प्लस 6 30 टाइम्स। जैसे इसका 6 आया यहाँ पे लिखा, ऐसे ही मेरे पास ये सेकंड केस का भी आएगा, ऐसे ही इस केस का भी है, हर केस का 6 टाइम आएगा। तो ये 6 प्लस 6 इतने टाइम्स करने की जगह ये कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना आप, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि NCR इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू NPR होने वाला है। मैथमेटिकली तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इसको लॉजिकल मतलब भी समझ में आना चाहिए कि भाई किस तरीके से मैंने ये वाली चीज को इससे इक्वेट कर दिया, जो ये आंसर आ रहा था आपका। एक और एग्जांपल मैं दूंगा, एक और एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एक रिलेशन होता है कि परम्यूटेशन जो होता है वो 2 स्टेप प्रोसेस होता है, कॉम्बिनेशन एंड देन अरेंजमेंट ऑफ ईच कॉम्बिनेशन। जैसे दिस इज 6 इज व्हाट? दिस 6 इज अरेंजमेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। सिमिलरली ये जो सेकंड वाला 6 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज अरेंजमेंट ऑफ दिस सेकंड वाला कॉम्बिनेशन। ये 6 जो मैंने लिखा हुआ है थर्ड वाला, दिस इज अरेंजमेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। ऐसे जितने भी सिलेक्शन है, जो कि टोटल इतने हैं, हर एक सिलेक्शन का अरेंजमेंट अगर आप करोगे तो 6 टाइम, दैट्स वाई ये आ रहा है। तो वही मैंने यहाँ, और ये 6 आया कहाँ से था? ये 3 फैक्टोरियल ही था ना, तो मैंने यहाँ पे R फैक्टोरियल। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 30C3 इंटू 3 फैक्टोरियल मस्ट बी इक्वल टू 30P3। तो ये एक रिलेशन होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बीच में, जो आगे जब अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो हम इधर से ही करते हैं। अब जैसे यहाँ पे भी आप देखोगे ना, यहाँ पे आप देखो, आप मुझे जरा ये बताओ, इस सिलेक्शन को अरेंज कितने तरीके से कर सकते हो आप? 1 2 3 को अरेंज कितने तरीके से कर सकते हो आप? 3 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर सकते हो 1 2 3 को, क्योंकि 3 है, 3 को अरेंज करने के कितने तरीके? 3 फैक्टोरियल। 1 2 4 को कितने तरीके से अरेंज कर सकते? 3 फैक्टर। हर एक जितने भी यहाँ पे सिलेक्शन है, इन हर एक को आप 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हो। तो 3 फैक्टोरियल को ऐड करना पड़ेगा कितने टाइम? 5C3 टाइम। क्यों? क्योंकि कितने केसेस है यहाँ पे? 5C3 केसेस है।
तो दैट्स वाई 5c3 को 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल को 5c3 टाइम ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, ये आपका अरेंजमेंट आ जाएगा जो इसका आंसर आएगा, इसके बराबर होगा। आ रहा है क्या समझ में? ये अरेंजमेंट और तो जहां भी आप एनपीआर लिखते हो वहां पे एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल का फंडा भी काम करता है। सिमिलरली आपको जो मैंने पहला एग्जांपल देखा था ना, यहाँ भी आप देखो, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कौन सा कलर लूं, सारे कलर यूज कर चुका हूं। आप यहाँ पे भी देखो, ये जो 4 वेज हैं जो कि 4c3 था इनटू, ये अरेंजमेंट आप देखो यहाँ पे कितने तरीके से, ये जो 6 केसेस आपने निकाले हैं ये 3 फैक्टोरियल है एक्चुअली बेटा, ये भी 3 फैक्टोरियल है, ये भी 3 फैक्टोरियल है, ये भी 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4c3 टाइम्स, तो 4c3 इंटू 3 फैक्टोरियल एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 4p3। तो ये रिलेशन आपके पास यही निकलेगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं बेटा। पहली वाली ये, और दूसरी वाली ये वाली, इसका कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन। चलो, तो अब मैं इसके आगे नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इसके आगे फिर अब मैं क्वेश्चन कराना चालू करूंगा, तो वो आई डू नॉट वांट टू स्टार्ट इट। व्हाट आई वांट फ्रॉम योर एंड इज टू फिनिश द बुक, द शीट व्हिच आई हैव गिवन यू, एंड द सेकंड थिंग इज रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग व्हाटएवर आई टॉट यू टिल नाउ इन क्लास, because understanding those things, feeling those things is very important, otherwise you will face issues in further proceeding of the chapter. ठीक है, तो you have to be sure that you know each and everything whatever taught you in the class. सर हाँ, सर वो प्राइस वाले सम पे जा सकते हो, 1 मिनट कुछ पूछना है। स्टूडेंट्स के केसेस लिए अपने प्राइस को स्टूडेंट्स के साथ पेयर किया, हाँ, कौन सा वाला, फर्स्ट या सेकंड? मतलब नहीं आपने लाइक प्राइस 1 प्राइस 2 प्राइस 3 प्राइस 4 लिया, उसके नीचे आपने टेबल बनाया स्टूडेंट्स का, या आपने हाँ, स्टूडेंट्स लिखे 5 स्टूडेंट्स और उसके नीचे प्राइस 1 2 3 4 वैसे? नहीं ऐसा जरूरी नहीं। प्राइस 1 प्राइस 2 प्राइस 3, अगर 4 प्राइस है तेरे पास, प्राइस 1 प्राइस 2 प्राइस 3 एंड प्राइस 4। अच्छा ये वाले में, हाँ सर सेकंड राइट वाले वाले। केस में ना, हाँ हाँ तो प्राइस 1 कितने के पास जा सकता है? सर नहीं, फर्स्ट वाला नंबर ऑफ वेज वो वाला। नंबर ऑफ वेज में तो पहला प्राइस के पास कितने ऑप्शन? प्राइस 1 जो है उसके पास कितने ऑप्शन? 5 स्टूडेंट है ना भाई, यस सर। और प्राइस 2 के पास कितने ऑप्शन है? प्राइस 2 का 5 ऑप्शंस होंगे। प्राइस 3 के पास भी 4 ऑप्शन है और प्राइस 4 के पास भी 5 ऑप्शन, सबके पास 5-5 ऑप्शन है। हाँ यस सर, बट किसी को तो नो प्राइस मिलेगा ना। हाँ तो एक इसमें इसमें सारे केस पॉसिबल है। इसमें हो सकता है एक ही स्टूडेंट सारे प्राइज ले जाए, इसमें हो सकता है चारों प्राइज अलग अलग स्टूडेंट को चले जाए, हो सकता है किसी को 3 किसी को 1 चला जाए, कौन से भी 3 किसी को भी जा सकते हैं, मतलब उसमें कोई कंस्ट्रेंट ही नहीं है। सर तो अगर P1 के पास 5 ऑप्शन है, अच्छा हम प्राइस वाइज लिख रहे हैं, हम स्टूडेंट वाइज नहीं लिखेंगे। हाँ, स्टूडेंट वाइज देखेगा तो पहले स्टूडेंट के पास 4 प्राइज है तो वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि दूसरे स्टूडेंट के पास कितना आएगा थोड़ी पता, कितने प्राइज उसने लिए क्या लिए, वो सारे अलग अलग केसेस बनेंगे।
प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, स्टूडेंट को प्राइस नहीं लेने को बोल सकते हो। अच्छा सर, ओके, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। ओके, थैंक यू। तो सर मालूम कैसे पड़ता है कि प्राइस नहीं है स्टूडेंट नहीं, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने बॉक्स है ना, बॉक्स में हाँ, बॉल और बॉक्सेस था, तो आपको सोचना पड़ेगा ना, वो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे कोई नियम नहीं बना पाएंगे अपन। जैसे यहाँ पे भी 4 लेटर है, 4 लेटर थे, 3 लेटर बॉक्स थे, तीनों क्वेश्चन सेम पैटर्न के, इसीलिए तो मैंने 3 एग्जांपल लिए इसके। तो उसका कोई ट्रिक नहीं है ना, ट्रिक नहीं है, आप खुद सोचो ना, मैं आपको जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई अगर मैं पहला लेटर बॉक्स उठाता हूँ, मान लो मैंने पहला लेटर बॉक्स उठाया, ये बोलेगा कि मेरे पास 4 लेटर है, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3 और लेटर 4। तो भाई चल ठीक है, तेरे पास 4 लेटर है, व्हाट अबाउट द सेकेंड वन, इसके पास कितने लेटर हैं जरा बता मेरे को, एक भी बता नहीं है से। कोई। नहीं पता ही नहीं ना मेरे को, इसके पास 4 ऑप्शन थे, इट डजंट मीन कि इसने चारों में से चारों ही ऑप्शन ले लिए, चारों ही ले लिए। इसका मतलब है मेरे ये सिर्फ लेटर 1 भी ले सकता है, 2, 3, 4 नहीं ले सकता, या हो सकता है लेटर 1 लेटर 2 ले ले, 3 और 4 ना ले। तो मुझे पता ही नहीं है ना इसमें क्या गया, तो मैं इसमें कैसे पुटअप कर दूं, यस सर। आया समझ में। बट अगर मैं वही देखूंगा कि पहला लेटर है, पहले लेटर के पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। अब दूसरा लेटर जब मैं डाल रहा हूं तो पहला लेटर कहाँ गया, लेटर 2 को कोई लेना देना नहीं है, उसके पास भी 3 ऑप्शन, तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है मेरे को। यस अरे इस तरीके से सोचना पड़ेगा, वो जैसे कोई नियम नहीं बनाना, ठीक है। यस सर, और सपोज हमारे पास वो कॉइन वाला केस था, या फिर जो स्टार्टिंग डॉट्स वाला था, उसमें हमने मल्टीप्लाई किया था ना 12 into 6, लाइक एवरी केस हैज 12 मोर केसेस अटैच्ड टू इट, इसलिए हम हाँ into 6 करते हैं। लेकिन हाँ, जब ये वाला हो रहा है, जैसे इसमें प्राइस 1, प्राइस 2, प्राइस 3, प्राइस 4 है, तो उसमें every case of like every case will not have 5 more options ना, नहीं नहीं ऐसे तो बिल्कुल नहीं। है भाई, पहला लेटर तेरे पास 4 बॉक्स में गया, लेटर 1 के लिए देखो कितने ऑप्शन है, लेटर 1 के लिए बॉक्स 1 ऑप्शन है, बॉक्स 2 ऑप्शन है, बॉक्स 3 ऑप्शन है, और बॉक्स 4 ऑप्शन है, नहीं Yes सॉरी sir। बॉक्स 3 ऑप्शन है, बस 3 तक ऑप्शन है, हाँ ठीक है। अब ऐसे ही अगर लेटर 2 उठाएगा तो भाई इसके करस्पॉन्डिंग बॉक्स 1 में भी आ सकता है लेटर 2, बॉक्स 2 में भी आ सकता है, बॉक्स 3 में भी आ सकता है, तो बिल्कुल है ना भाई। हाँ, यस सर। और और फिर अगर अगर लेटर लेटर 3 भी 3, उठाएगा तो सिर्फ इसके करस्पॉन्डिंग भी 3 आ जाएंगे, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, अच्छा इसके तो करस्पॉन्डिंग फिर 3, इसके करस्पॉन्डिंग फिर 3। और लेटर 4 अगर होता तो, हाँ, नहीं है नहीं। लेटर 4 भी है ना, बिल्कुल लेटर 4 में भी तू देख, इसके करस्पॉन्डिंग फिर 3, इसके अच्छा करस्पॉन्डिंग अच्छा 3, तो इसीलिए तो मल्टीप्लीकेशन का काम कर रही है, चेन पूरी ऐसी की ऐसी काम कर रही है। अच्छा, चार्ट बन रहा है मतलब। हाँ, चार्ट ऐसा का ऐसा जब कॉइन टॉस करेगा तो भी बनेगा, और जब तू डाई थ्रो हाँ करेगा जब भी बनेगा, जब भी तो मल्टीप्लीकेशन का वर्कआउट हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो लाइक एवरी केस ऑफ B1 हैज like 27 cases more attached to it ना, 3 एवरी into 3। केस ऑफ वॉल 1 इज हैविंग 27 केसेस अटैच विद इट, यस। अच्छा, तो वैसे ही हम उसको into 3 कर दिया फिर। हाँ, ये इसीलिए 3 into 3 into 3 into 3 हो रहा है, ओके ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू। ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, और ये अच्छे से कंप्लीट करके आना ये पूरा का पूरा, ठीक है। चलो सर हाँ, सर वो प्राइजेस वाला नंबर ऑफ वेज एक बार समझा दो इसके। क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें बता। सर वो प्राइजेस कैसे, मतलब स्टूडेंट्स को कंसिडर करना है या प्राइजेस को, जैसे 5 into 5 into 5 लेना है या 4 into, प्राइजेस 4 थे और स्टूडेंट्स 4 थे। तो वही मैंने समझाया, तू मेरे को ये बता, यहाँ पे ये बॉक्स है, ठीक है, या फिर तू इसको ऐसे मान ले कि ये प्राइस है, ये प्राइस 1 हो गया, ये प्राइस सॉरी, ये प्राइस 1 हो गया, ये प्राइस 2 हो गया, ये प्राइस 3 हो गया, और ये प्राइस 4 हो गया, ठीक है। ये स्टूडेंट 1 हो गया, ये स्टूडेंट 2 हो गया, ये स्टूडेंट 3 हो गया, ऐसे 5 स्टूडेंट होगा, ठीक है। तो अब Yes, पहला प्राइस उठाएगा तो कितने ऑप्शन है तेरे पास, तो 5 ऑप्शन, 5। प्राइस दूसरा उठाएगा तो कितने ऑप्शन है तेरे पास, 5। तो हर एक के लिए 5 5 है, तो कॉम्बिनेशन 5 into 5 into 5 into 5 into 5, इसीलिए तेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 raised to the power 4। अब अगर तू स्टूडेंट को प्राइस देगा तो भाई वही दिक्कत आएगी कि ये स्टूडेंट जो है ये प्राइस लेने के लिए बैठा है, इसके पास 4 प्राइस का ऑप्शन है, सही है, ठीक है।
अगर Yes, मैं sir. यहाँ 4 ऑप्शन लिख देता हूँ तो भाई स्टूडेंट 2 के पास कितने ऑप्शन है जरा बता। मैं 3. नहीं, तेरे को नहीं पता ना कौन सा लिया इसने। हो Yes. सकता है इसने एक भी ना लिया, हाँ सर. हो सकता है इसने 2 ले लिए। Yes sir. तो फिर तू स्टूडेंट 1 को अगर दे देता है तो स्टूडेंट 2 को तो कुछ बोल ही नहीं सकता। तो ये अप्रोच तो एकदम फेल हो जाती। हाँ सर. आ रहा है समझ में? तो प्राइस को हाँ सर. स्टूडेंट को देना है ना कि स्टूडेंट से प्राइस एसोसिएट कर। Okay. बोल। So student 1 के पास 5 options हो गए ना, 5th option will be no price. हाँ वो ठीक है, तो भी स्टूडेंट 2 के पास कितने ऑप्शन होंगे? 4 options. सोच ही नहीं सकता नहीं, ना बेटा, उसको उसने 5 कौन सा होगा। ऑप्शन लिया तेरे को क्या पता? नहीं 5 हो गए ना फिर नहीं। तो। सर क्यों? लाइक क्यों? उसने सपोज प्राइस 1 ले लिया हाँ, तो फिर 4 हो गए। और उसने अगर अगर सारे प्राइस ले लिए तो कितने ऑप्शन होंगे सेकंड के पास? फिर 0। तो फिर तेरे तू बता ही नहीं सकता ना। और उसने स्टूडेंट 1 ने एक प्राइस लिया, कौन सा प्राइस लिया ये भी तो मैटर करेगा। तो सोच ही नहीं सकता उस तरीके से। अच्छा अच्छा ओके सर। और अगर हम यहाँ पेयरिंग किया, सपोज P1 स्टूडेंट 2 को गया, P2 3 एंड मतलब 4 हम किसी को भी दे दे, 5th स्टूडेंट के पास नो प्राइस रह जाएगा ना। हाँ चलेगा। तो नो, लाइक इट विल बिकम नो प्राइस वाला ऑप्शन। तो 5 ऑप्शंस कैसे आ गया फिर? वैसे भाई प्राइस कम है, स्टूडेंट ज्यादा है, तो डेफिनेटली किसी ना किसी को तो खाली बैठना ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हाँ वो ठीक है, लेकिन हम बोल रहे हैं ना P1 has 5 options, P2 also हाँ has 5 options, हाँ वैसे हाँ बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन 5th वाला तो होगा ही नहीं ना, लाइक वो बॉय। क्यों नहीं होगा? 5 ऑप्शन है ना भाई। स्टूडेंट 5 का भी तो ऑप्शन है, प्राइस 1 स्टूडेंट 5 के पास चला गया तो क्या दिक्कत है देखो? नहीं नहीं ऑप्शन 5 है, लेकिन एक अकेला बैठ जाएगा ना, उसको मिलेगा नहीं, जैसे डाइस में होता है। नहीं समझ में आ रहा मेरे ऑप्शन को क्वेश्चन। नहीं मैं बोल रहा हूँ 5 स्टूडेंट है तो ईच प्राइस हैज टेंडेंसी टू गो टू 5 पीपल, हाँ बट ओनली 4 विल गेट, 1 विल बी लेफ्ट अलोन। नहीं, जरूरी नहीं है चारों के चारों एक को चले गए तो एक ही ने लिया, 4 खाली बैठ गए। अच्छा कुछ भी केसेस पॉसिबल है ना, उसमें लिमिटेशन थोड़ी है भाई। तो वो अच्छा पहला वाला केस ये विदाउट लिमिटेशन वाला, दूसरा वाला केस लिमिटेशन वाला है। ओके सर ओके अंडरस्टूड। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, जैसे वो आपने जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जो आउटकम आएगा वो विदाउट रिपीटेशन वाले रहेंगे ना सारे? हाँ ये सारे विदाउट रिपीटेशन टिल नाउ, ओके सर. है ना। एनसीआर और एनपीआर में विदाउट रिपीटेशन है। ओके सर, थैंक यू. ओके। सर तो वो आपने वो लेटर वायर ड्रॉ किया अभी, बॉक्स 1 बॉक्स 2 सब, उसमें सर मतलब वो बॉक्स 1 में एक गया तो फिर बॉक्स 2 लेटर 2 के लिए अपन के पास 3 ऑप्शन थे ना? तो नहीं वो क्यों भाई? लेटर 2 के लिए मतलब समझो लेटर 1 B1 में गया, हाँ बस 3 ऑप्शन। क्यों भाई? तो अच्छा लेटर 2 के पास भी 3 ऑप्शन है, बिल्कुल हाँ। तो सर लेटर 2 समझो B1 में गया बस, हाँ हाँ B1 लिखेंगे ना हम लोग, और लेटर 3 B2 में गया तो अपन B1 B2 लिखेंगे ना, इसके हम ऐसे ड्रॉ करते हैं ना फिर। हाँ। तो सारे केसेस बन रहे हैं ना भाई, सारे कॉम्बिनेशन सारे ही बन रहे हैं, कोई भी कहीं भी जा सकता है, जितने भी कॉम्बिनेशन बना रहे हैं वही तो निकाला है तू 3 raised to the power 4। तो हम लोग यहाँ पे मतलब वही कॉम्बिनेशन आते हैं ना हम्म। कि B1 में B3 चलेगा। हाँ कोई कहीं भी जा सकता है, उसमें कोई वो कंस्ट्रेंट ही नहीं है। इतना मत सोचो यार, इतना तो खुद से कंफर्म मान लो कि हाँ ऐसा हो रहा है। ये मेरे से कंफर्म करने की जरूरत ही नहीं है आपको, नहीं तो क्वेश्चन करने में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, कि कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सारे केसेस पॉसिबल है ये मान लो, कोई कहीं भी जाए डजेंट मैटर, इस केस में सारे केसेस पॉसिबल। ठीक है चलो ठीक है।